નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પિનલ આપનું સ્વાગત કરું છું અમારા ખાસ કાર્યક્રમ ડે સ્પેશિયલમાં. ડે સ્પેશિયલમાં આજે વાત કરવાની છે આજના ખાસ દિવસની, અને આજે છે વર્લ્ડ ક્રિએટિવિટી એન્ડ ઇનોવેશન ડે. કે કહી શકીએ છીએ કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ દિવસનું મહત્ત્વ આપણા દેશમાં ખૂબ ખાસ હોવું જોઈએ, કારણ કે ક્રિએટિવ અને એની સાથે સાથે ઇનોવેશન કરવું એ કોઈપણ દેશની સૌથી મહત્ત્વની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. કારણ કે જ્યાં સુધી કોઈપણ દેશના યુવાનો અને વ્યક્તિઓ ઇનોવેશન અને ક્રિએટિવિટી નહીં લાવે ત્યાં સુધી આપણે આપણા જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારનું પરિવર્તન નથી લાવી શકતા. અને જ્યારે વાત હોય ક્રિએટિવિટી અને ઇનોવેશનની, ત્યારે આઇન્સ્ટાઈને કહ્યું હતું કે સર્જનાત્મકતા એટલે કે ક્રિએટિવિટી એટલે શું? ક્રિએટિવિટી એટલે એ કે જે દરેકે દરેક વ્યક્તિ જોઈ રહ્યું છે, પરંતુ એ વસ્તુ જોઈને એ વિચારવું જે કોઈ બીજું નથી વિચારી રહ્યું. એટલે કે કોઈ પણ એક વસ્તુને જુએ છે તો બધા જ, પરંતુ એને જોઈને એ વિચાર લાવો કે જે બીજા લોકો નથી લાવી રહ્યા, અને એને જ કહેવાય છે ઇનોવેશન અને ક્રિએટિવિટી. વિશ્વભરમાં ઇનોવેશન અને ક્રિએટિવિટીના ક્ષેત્રે ભારતનું સ્થાન ક્યાં છે? અને તેમાં પણ જ્યારે વાત કરીએ ગુજરાત રાજ્યની, ત્યારે ગુજરાતના યુવાનો આ ક્ષેત્રમાં એટલે કે ક્રિએટિવિટી અને એની સાથે સાથે ઇનોવેશન ક્ષેત્રમાં પોતાનું કેટલું યોગદાન આપે છે, એની સાથે દરેક કાર્યક્ષેત્રમાં ક્રિએટિવિટી અને ઇનોવેશનની કેટલી માંગ રહેલી છે. આપણા દેશમાં ગવર્મેન્ટની વાત કરીએ, સરકારની વાત કરીએ, ત્યારે સરકારે આ ક્ષેત્રને કેટલું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. અને જ્યારે પણ કોઈ પણ એક વ્યક્તિ કે કોઈ પણ યુવાનમાં આ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ એક કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક કરી શકવાની ક્ષમતા જોવા મળતી હોય છે, ત્યારે આપણા ત્યાં, આપણા રાજ્યમાં અને આપણા દેશમાં ક્યાંક એવા વ્યક્તિઓ, એવા યુવાનોને યોગ્ય સ્ટેજ મળી શકે છે કે કેમ, તેના વિશે કરીશું ખાસ વાત. અને એની માટે મારી સાથે અહીંયા ખાસ જોડાઈ ગયા છે દેવોપ્રિયા ચક્રવર્તીજી, જેઓ ઇક્યુપેશન ઇન્ચાર્જ છે એટ એન્ટરપ્રેન્યોર ધ બિઝનેસ ઇન્ક્યુબેટરના, અને તેમની સાથે મારી સાથે જોડાયા છે હિરણમય મહેતા, જેઓ सीईओ છે आई हब गुजरातना. आप બંનેનું સ્વાગત છે. नमस्कार। तो सबसे पहले देवप्रिया चक्रवर्ती जी, आपसे पूछना चाहूंगी आज के दिन के बारे में. जैसा कि हमने कहा, आज जो बात कर रहे हैं हम, आज है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे. इस दिन का क्या महत्व है आज के समय में? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में. वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे की स्थापना की थी कनाडा के टोरंटो में की गई थी. तब से लेकर अभी तक ये दिन मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं इस दिन को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने का, तो आज के समय में इसका कितना महत्व है? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व कितना है, तो इसका महत्व चाहे वो 2001 में स्थापना उसका किया गया हो, या हमने कल किया हो, या कभी भी किया गया हो, लेकिन ये हमें यूनिवर्सल फैक्ट है, ये तो ट्रूथ है, ये हमें पता ही है कि इसका इम्पोर्टेंस हमेशा से ही रहा है हमारे लाइफ के हर एक स्टेज में, चाहे वो इंडस्ट्रियली हो, या चाहे वो घर के किसी काम काज में हो, या चाहे वो जुगाड़ में हो. कहीं ना कहीं इनोवेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत तो हमें पड़ती रहती है. हम जाने अनजाने में ही क्रिएटिविटी निकालते रहते हैं, जाने अनजाने में ही हम क्रिएटिव चीजें करते हैं, बट उस चीज को वो क्रिएटिव है या वो इनोवेटिव है, उसका जो दर्जा है वो हमने अभी हाल ही में देना शुरू किया है, हमने हाल ही में रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारा फंड्स भी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सारा फंड्स देते हैं. यहाँ तक कि स्टार्टअप्स के लिए भी काफी सारा फंड्स है कि वो इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो हैं, जो कोई एक कॉज के लिए, चाहे वो सोशल कॉज हो या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम हो, उसके लिए जब वो कोई काम कर रहे हो और वो अगर इनोवेटिव है, जो कि अच्छा, एक बहुत ही जरूरी बात मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि लोगों के दिमाग में एक ये टैबू है कि इनोवेटिव मतलब कुछ इन्वेंट करना है, कोई नया चीज आपको लेके आना है, बट मेरे हिसाब से कतई ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मार्केट में जो ऑलरेडी है, दुनिया में जो ऑलरेडी हो रहा है, आप उसको रेप्लिकेट करें, बट उसमें कोई ऐसी मॉड्यूल ऐड करें जो कि उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ाए. मार्केट में अगर 1 से 10 तक किसी ने करके रखा है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी 1 से 10 तक करके रुक जाए. आप 1 से 15 कीजिए, 10 तक का जो रिसर्च है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद 10 से 15 तक आप अपने ऐड कीजिए, तो फिर वो भी एक इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहलाएगा. अभी इनोवेशन से काफी आगे बढ़ चुका है. एंड मेरे हिसाब से डॉक्टर हिरणमय महंता जी वो काफी अच्छे से बता पाएंगे इनोवेशंस के बारे में, बिकॉज उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के थ्रू काफी इनोवेशंस को फंड्स भी करवाए हैं. सो या
जी 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 जी। जी डॉक्टर हनुमान जी, आज सबसे पहले तो आज के दिन के बारे में, आज के दिन का जो महत्व है वो कितना है, और साथ ही साथ आपके हिसाब से क्रिएटिविटी और इनोवेशन, इसकी परिभाषा क्या है? Thank you so much. Thank you, Devapriya, for this wonderful introduction. ये जो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस की बात हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक इनहेरिटेड चीज है। ये हर एक इंसान के पास होता है, हर एक संस्था के पास होता है। ओनली थिंग कि जब हम उसको एक दिन के हिसाब से मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन जब हर साल 21 अप्रैल को क्रिएटिविटी और इनोवेशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन मनाता है, तो संस्थागत तरीके से बल मिलता है। अदरवाइज क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मैं अगर भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, हम लोगों ने बचपन में सबने पढ़ा होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं। जब जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है तभी मदर होता कुछ है, नया हो पाता है। जी। लेकिन अगर किसी का मदर है तो फादर भी होना पड़ेगा, तब जाके कोई बच्चा होगा। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन और क्रिएटिविटी इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। तो जब नेसेसिटी और क्रिएटिविटी दोनों मिलते हैं तो इनोवेशन नाम का बच्चा पैदा होता है। तो ये दोनों बहुत जरूरी है। अब नेसेसिटी तो आसपास में हमेशा के लिए रहता है, लेकिन ये नेसेसिटी को लोगों तो कैसे सेंसिटाइज करना है, उसको किस तरीके से लोगों को समस्याओं के साथ जोड़ के समाधान की तरफ लेने की प्रवृत्ति लाना है। और एक या दो लोगों के अंदर नहीं, क्या एक समाज के अंदर, क्या एक संस्था के अंदर, क्या एक देश के अंदर इसको एक कल्चर में बनाना, ये मुख्य हेतु होता है। तो ये जो वर्ल्ड इनोवेशन क्रिएटिविटी डे है, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की बाकी सारी संस्थाएं वो इसीलिए मना रहे हैं ताकि एक एक व्यक्ति नहीं, एक घर नहीं, एक संस्था नहीं, बट पूरी जो समाज है, पूरी जो देश है, वो किस तरीके से नवाचार और नया क्रिएटिविटी को एक नया एजेंडा की तरफ से ले सके। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यही है कि हम लोगों ने क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हमेशा जरूरत के साथ जोड़ के देखे हैं। जैसे कि लोगों को आग की जरूरत थी तो उन्होंने आग निकाल देखा, लोगों ने चक्के निकाले, धीरे धीरे करके इनोवेशन हुए हैं। बट आज की तारीख में सिस्टमिक लेवल पे संस्थागत तरीके से इनोवेशन होने का एक फायदा ये है कि बहुत जल्दी में, बहुत कम टाइम पे हम लोग हमारे जो मानव समाज की जो नीड है उसकी एड्रेस करते हुए टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन एक चीज क्रिएटिविटी और इनोवेशन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिएटिविटी और जो इनोवेशन है वो तो सिर्फ जरिया है परिवर्तन का। उस क्रिएटिविटी को हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि सामाजिक या आर्थिक लेवल पे कुछ परिवर्तन आए, वो एक इम्पोर्टेंट हेतु है। क्योंकि हर 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 चीज की दो पहलू। लेकिन हिरणमय जी, आजकल ऐसे इनोवेशन और क्रिएशन हो रहे हैं जो एक सामाजिक और आर्थिक लेवल पर कोई चेंजेस ला सके, क्या उस दिशा में काम हो रहा है, उस दिशा में विकास हो रहा है? एब्सोल्युटली। हम लोगों ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी जो गुजरात सरकार में बनाए हैं, उसमें हर साल 1000 यंग विद्यार्थियों को 2 लाख रुपए का इनोवेशन का ग्रांट्स देते हैं और वो लोग अपने आइडियाज लेके आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट ने 2 साल पहले एक आइडिया लेके आया था। उसने कहा, मैं एग्रीकल्चर वेस्ट से एक ऐसा बायोपॉलीमर बनाना जानता हूँ जो मॉइस्चर रिटेंशन कर सकता है। मतलब कम बरसात वाले इलाका में खेती करने के लिए फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पानी तो कम होती है। सदर राजस्थान का इलाका हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, सौराष्ट्र हो गया। तो वहां के फार्मर्स के लिए उसने खेडूतों की वेस्ट से एक पॉलीमर बनाया जिसको अगर आप अपने जमीन पे सींच दें आपके एरिया में तो आपको 45 डेज तक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, तो कम पानी में भी खेती हो सकता है। तो ये इनोवेटर जब बनाया तो सबसे पहली बार हमारे पास आया, उसने कहा सर मैं टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूँ, मेरे पास आइडिया है। तो सबसे पहले हम उसको थोड़े से 2 लाख रुपए के आइडियाज के सपोर्ट्स करते हैं। उसके बाद जब उसकी आइडिया आगे जाता है तो उसको पैटेंट्स फाइल करने में मदद करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे का एक सबसे बड़ा मेन फोकस इसी पे है कि जो मौलिक विचार हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए ताकि उन चीज का प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन हो के जन समाज के फायदा हो। और आज वो लड़का, आपको हैरानी होगी सुन के, जापान की सबसे बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उसको बुलाया। 2 दिन पहले उसको 20 मिलियन येन का इन्वेस्टमेंट मिला है। अभी भी वो फाइनल ईयर में एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उसने अपनी कंपनी बनाया है और हजारों खेडूतों को उसकी शोध से फायदा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि समस्या है, क्रिएशन, उसके इनोवेशन उसके तो काम आ रहा है लेकिन बाकी सारे लोगों के भी काम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति को चेंज करने का इनोवेशन इसे कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देवप्रिया जी, जैसा कि हिरणमय जी ने बताया कि जो मौलिक विचार होते हैं और जो अलग सोचने की जो बात होती है उसे एक स्टेज मिलना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कोई कुछ करने को सोचता है तो ऐसा नहीं है कि बेस से ही पता चल जाए कि वो सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, एकदम। लेकिन उसे उसे पहचानना वो कितना जरूरी है और वो कितना हो पाता है। शायद ऐसे यंगस्टर्स की बात तो हिरण्मय जी ने कर दी, ऐसे 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 सोच वाले, ऐसे विचार वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन उन्हें एक प्रॉपर स्टेज तक पहुंचाना वो कितना जरूरी बन जाता है, वो काम हमारे यहाँ कितना हो पा रहा है। आपने सही बात, एकदम सही बात आपने पकड़ी है। सो हम इसको किस तरीके से बोलते हैं कि हम इसको बोलते हैं सेंसिटाइज करना, जो कि अभी का एक, अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बजिंग वर्ड है। अगर आप स्टार्टअप का लाइफ साइकिल देखो तो वो जो स्टूडेंट इनोवेशंस होते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बजिंग वर्ड है सेंसिटाइजेशन। मतलब अवेयरनेस पैदा करना स्टूडेंट्स में कि हम ऐसा ग्रांट दे रहे हैं, आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो जैसे कि हिरण्मय सर ने बोला कि एक स्टूडेंट उनके पास आया, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा बनाना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, काफी हैं ऐसे स्टूडेंट्स, बट ऐसा भी है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, उनको किस रास्ते पे चलना है वही उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन उनके पास स्किल्स होते हैं। लाइक जैसे कि स्टूडेंट है जिसको कोडिंग करना आता है, स्टूडेंट है जिसको डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग पे काम करना आता है, स्टूडेंट्स हैं जिनको रिसर्च का नॉलेज है, पर उनको पता नहीं है कि किस दिशा में अपने नॉलेज को वो डालें। तो तब हमें उनके साथ एक हमें मास इफेक्ट देना पड़ता है, हमें मास में उनके साथ उन्हें एड्रेस करना पड़ता है। एंड जरूरी, हम अगर 1000 बच्चों को एड्रेस करते हैं तो बिलीव मी हमें 10 ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उस 10 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि एक्चुअली आगे जाने वाले होंगे। तो फिल्ट्रेशन जो है वो इतना टफ होता है। उसमें ऐसे भी कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे पास वापस आए हैं जिनको मैंने जब सेंसिटाइज किया, आज से 3 साल पहले मैंने सेंसिटाइज किया, उनको प्रोजेक्ट भी दिया गया, उनको अमाउंट सैंक्शन भी करवाया गया सेंसिटाइज करके कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अमाउंट सैंक्शन कराया गया, लेकिन फिर उन्होंने बीच में छोड़ दिया, नहीं अभी हमें पढ़ाई करना है आगे का, या हमें अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना है, या मेरे फैमिली में इश्यूज है, करके छोड़ दिया। लेकिन 3 साल बाद वो लौट के आए कि मैम हमें एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, अभी हमें लगता है कि हम रेडी हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, तो 3 साल पहले किया गया सेंसिटाइजेशन अभी भी काम आ रहा है। तो हम एक तरीका और अपनाते हैं, हम ऐसा भी करते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, हम इंडस्ट्री से बात करते हैं कि भाई आपके इंडस्ट्री में कैसे प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें बताइए जरा, हम उस पर अपने स्टूडेंट्स से काम करवाएंगे। वो सारा लिस्ट बनाते हैं, फिर वो लिस्ट के साथ हम स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं कि देखिए हमारे पास, और फिर उसमें से वो फिल्टरेशन करना पड़ता है कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किस तरह से हो पाएगी। लेकिन अब ये जो बीच का बैलेंसिंग है हिरण्मय जी, ये जो बीच का बैलेंसिंग है, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री है जिनको रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं, और बीच में आप जैसे लोग हैं। तो ये एक बैलेंसिंग प्रॉपर कितना जरूरी हो जाता है और कितना हो पाता है, कितना इसमें सक्सेस देखने मिल रहा है। और इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगी कि इसकी सक्सेस को और बढ़ाने के लिए क्या लगता है आपको कि इसमें भी क्या इनोवेशन होना चाहिए? आपने सही कहा, जैसे कि प्रोडक्ट में इनोवेशन होता है तो हमें सिस्टम में भी इनोवेशन करना होगा, ताकि मैं अगर गुजरात की बात कहूँ, हमारे शिक्षा विभाग में 15 लाख बच्चे हर साल 70 यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हर एक विद्यार्थी उतना ही क्रिएटिव है। ओनली प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो सबसे पहला काम हम लोग गवर्नमेंट में ये कोशिश कर रहे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए सेंटर बनाए, और उस सेंटर के माध्यम से उस यूनिवर्सिटी की जो विद्यार्थी हैं जिनकी मन में कुछ विचार है, वो विचार लेके टेबल पे आ सके, चर्चा कर सके और छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स उनको मिल सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने पूछा कि इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए हम लोगों ने गुजरात के जो लीडिंग 10 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, उनके लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो एक आइडिया को 5-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में लेने की वो एक्सपीरियंस रखता है। हमारे जो यंग लोग हैं उनके पास क्रिएटिविटी है, और जो इंडस्ट्री है उसके पास एग्जीक्यूशन का एबिलिटी है। तो ये क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन का मैरिज करवाने का जो प्लेटफॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं इनोवेशंस के लिए बहुत जरूरी है, और इसको हम लोग बहुत त्वरान्वित लेवल पे ले जा रहे हैं। और रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम चालू किया माइंड टू मार्केट करके, उसमें हम लोगों ने जितने भी सूक्ष्म उद्योग है या जो लघु उद्योग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब्स ये क्रिएट करते हैं दुनिया में, और भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हमारा छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं,
उनकी समस्याओं को क्रिएटिविटी के साथ जोड़ना, उनकी समस्याओं को इनोवेटर के साथ जोड़ना, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और इस प्रयास में एक चीज हमें समझ में आया कि अगर विद्यार्थियों को सही समस्याओं के साथ काम करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा आउटपुट निकालते हैं। और जो देवप्रिया जी ने एक बात बताई, इनोवेटर पहली अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने भी 1000 बार बल्ब जलाया तब जाके बत्ती जली, राइट। इनोवेशन माहौल बना के देना है कि कितनी ये माहौल कितनी बना बार क्यों ना कितनी बार सक्सेस ना मिल पाए, लेकिन फिर भी उस पे काम करते रहो, तब जाके ही कोई इनोवेशन हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन बात ये है हिरण्मय जी कि वो अगर सक्सेस नहीं मिल रही है ना, फिर भी वो स्टूडेंट्स को वो काम करते रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना, प्रेरित करना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि अभी देवप्रिया जी ने बताया कि काफी स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं बीच में से। मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसमें। जी देवप्रिया जी, जैसा आपने बोला कि अगर सक्सेस ना मिले तो भी काम करते रहना चाहिए, इसमें मेरे दो राह हैं कि अगर एक टाइम आता है हर एक इनोवेशन या हर एक इनोवेशन के प्रोसेस में या हर एक प्रोजेक्ट में एक टाइम आता है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो प्रोजेक्ट या आपने जो प्रोजेक्ट चुना काम करने के लिए वो सही प्रॉब्लम है। तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये रियलाइज होता है कि वो शायद सही प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू फेल फास्ट। इट इज बेटर कि आप वहीं पे रुक जाएं एंड आप कोई दूसरा प्रॉब्लम पे काम करें। जरूरी नहीं है कि आप उसी के ऊपर मतलब हैमरिंग करते रहें कि नहीं मुझे इसी को यही देवप्रिया जी, यही एक गाइडेंस की बात आती है कि अगर उन्हें उस टाइम पे प्रॉपर, बिकॉज दे आर स्टूडेंट, वो वहां तक सोच रहे हैं, तो ये इतना नहीं सोच पाएंगे कि शायद कि हम आगे इसमें चले या ना चले। एग्जैक्टली। तो जब अभी हिरण्मयी सर जो बोल रहे थे कि जैसे कि प्रोडक्ट में या सर्विसेज में भी इनोवेशन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे प्रोसेस में भी इनोवेशन की जरूरत है। तो प्रोसेस में भी इनोवेशन की जरूरत है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत अभी क्या आ रही है पता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत आ रही है ह्यूमन रिसोर्स में। मतलब हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, अभी सोचिए कि जैसे हिरण्मयी सर बता रहे थे कि हम हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेजेस में एक इनोवेशन सेल बने, ऐसा सोच रहे हैं। तो वो इनोवेशन सेल को जो चलाने वाले हैं, जो आगे ले जाने वाले हैं, उनका भी माइंडसेट ऐसे ही इनोवेटिव एंड क्रिएटिव होना जरूरी है। क्रिएटिव होगा वो, अगर क्रिएटिविटी में और ये इनोवेशन में अगर वो महारत हासिल उनको होगा एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक, जरूरी नहीं है कि वो उसमें पीएचडी करके बैठे हो, बट एक लेवल तक, तब जाके वो स्टूडेंट्स को। देवप्रिया जी, यहाँ पे कौन से फील्ड में ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स मिल पाते हैं, क्या इसका कोई अंदाजा मिल पाएगा? क्योंकि और दूसरी बार की अगर क्योंकि माइंडसेट तो स्टूडेंट्स का खुद से होता है, लेकिन फिर भी अगर कॉलेज की बात करें, स्कूल टाइम से बात करें, तो वहां से ही कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसकी पहचान की जाएगी तो हम बोलते हैं ना कि बेस से उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे, तो उस वहां से कोई काम हो पाता है, हम कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मतलब एक कोई फैक्टर काम नहीं करता है। इसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, इसमें हमारा स्कूलिंग होता है, इसमें हमारे दोस्त होते हैं। तो अभी का जो माहौल है ना, अभी का माहौल ऐसा है कि अगर ऑगमेंटेड रियलिटी आया तो हर एक आप देखेंगे कि कतारों के भाव में, मतलब किलो के भाव में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि जो AR VR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में है। अगर मशीन लर्निंग आया तो मशीन लर्निंग में ही सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, विदाउट इवन नोइंग कि मशीन लर्निंग का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो ये क्या होता है कि जो ट्रेंड लोगों को दिखता है ना, उसी ट्रेंड में बच्चे भी काम करने लगते हैं। एग्जैक्टली, यस, उसकी असर हमेशा देखने मिलती है कि एक तरह का इनोवेशन आना शुरू हो जाता है जब ट्रेंड चलता है। जैसे फैशन का ट्रेंड होता है ना, उसी तरह से इनोवेशन का भी ट्रेंड होता है। तभी जाके जो मेंटर हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो मेंटर उनको समझाने, उन्हें प्रॉपर समय पे गाइड कर सके। हिरण्मयी जी, अभी बात अगर गवर्नमेंट की करें तो गवर्नमेंट कितनी, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कितनी हेल्पफुल है। अगर हम कंपैरिजन दूसरी जगह से भी करें, दूसरे देश से करें, तो भी हम अगर दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर हमारे देश में यंगस्टर्स कुछ इनोवेटिव माइंड वाले होते हैं तो वो तुरंत ही दूसरी कंट्री में जाने का सोचते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं अभी भी हम पीछे हैं? हमें इस दिशा में गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए। ब्रेन ड्रेन का चैलेंज जरूर था 8-10 साल पहले, पर पिछले 6-7 साल से जिस तरीके से इनोवेशन को और नवाचार को बढ़ावा मिला है, अभी भारत के अंदर ही अगर आपने देखे होंगे तो भारत के अंदर बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनियां बन रहे हैं, यहीं के लोग बना रहे हैं, यहाँ भी एक एनवायरनमेंट बन रहा है। और गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी रोल इसमें भूमिका रहा है
वो एनेबलर का रोल रहा है कि मतलब एक माहौल बनाना, इकोसिस्टम बनाना और लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना। अटल इनोवेशन मिशन ने, जैसे आपने कहा, स्कूल्स के अंदर होना चाहिए। 10,000 स्कूलों में उन्होंने टिंकरिंग इनोवेशन लैब बनाया, और हर स्कूल्स में अगर 100 बच्चों को भी नया आइडियाज, मैं खुद कुछ टिंकरिंग लैब में जाके रिसेंटली देखा बड़ौदा में, बच्चे 6ठी-7वीं क्लास में कुछ मौलिक प्रॉब्लम्स पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी राष्ट्र को क्रिएटिविटी की तरफ पुश करने के लिए यंग अवस्था में जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उन्हें इसके प्रति जो लुभाना, वो काम चालू हो गया है। दूसरी काम सबसे बड़ी चीज इस पिछले 5 साल में हुई है, करीब 300 से ज्यादा इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स भारत सरकार, राज्य सरकार की मदद से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह पे बने हैं, और हर एक इनोवेशन सेंटर 50-60 इनोवेटर्स को सपोर्ट भी करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि हम खाली इनोवेशन सेंटर बना के देश को इनोवेटिव नहीं बना सकते। जैसे कि पिछले 6 साल में भारत ने अपने रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 70 से इस साल 48 तक लेकर आया। पहली बार हम टॉप 50 में आते हैं, राइट। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि हर एक राज्य, हर एक संस्था, हर एक यूनिवर्सिटी कोशिश कर रहा है। हमें लेकिन ये खुश नहीं होना चाहिए कि हम 50 में, टॉप 50 में हैं। हमें ये सोचना है कि साउथ कोरिया नंबर 1 में कैसे आता है, हम ये सोचना है कि नॉर्वे टॉप 5 में कैसे आता है। इतने छोटे से राष्ट्र हैं, इतने छोटे पॉपुलेशन है, बट किस तरीके से उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर 5 ईयर, 5 साल की एक प्लान होनी चाहिए, हर एक एनुअल प्लान होना चाहिए। हमने हर एक यूनिवर्सिटीज को कहा है आपकी खुद की एक इनोवेशन क्रिएटिविटी की डे होना चाहिए। और हम लोगों ने 15 अक्टूबर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जन्म दिवस है, उस दिन को गुजरात सरकार ने, शिक्षा विभाग ने हर एक यूनिवर्सिटी को क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे मनाने के लिए भी बताया है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को किस तरीके से एक सरकारी प्रोजेक्ट की तरफ से ना देख के एक सामाजिक आंदोलन की तरफ से किस तरीके से देख सकते हैं, ये इसका सक्सेस का एक बहुत बड़ा मापदंड बनेगा। जी जी जी। और यूनिवर्सिटीज नहीं, कहीं ना कहीं स्कूल लेवल से मैं तो कहती हूँ ये होना चाहिए, स्कूल लेवल से होगा तो वहीं से एक बेस बनेगा। जी देवप्रिया जी, अंत में आज के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन, इसके बारे में जो अंदर से एक धगस होती है वो बढ़े, और इसी के साथ उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, जो शायद इतना मतलब कहीं काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए आज के दिन पे क्या खास कहना चाहेंगे अंत में? मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि कभी भी, कहीं पे भी, जब आप कहीं भी बाहर निकले, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो जब भी कुछ काम करे या ऐसे भी खाली बैठे हो, तो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करना, उनको महसूस करना, उनको देखना। आप कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए काम बाद में करें, पहले उससे एम्पैथाइज करें, कनेक्ट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसका सोल्यूशन आपसे अच्छा कोई नहीं निकाल सकता। जी जी, अगर हम सोचेंगे आगे तो कहीं हमें भी नहीं पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जी हिरण्मय जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? आजकल के यंगस्टर्स इस फील्ड में आगे बढ़े और गवर्नमेंट भी उन्हें प्रोत्साहन दे। बहुत सिंपल है, इनोवेशंस को मैं 3 शब्दों में समराइज करना चाहूंगा कि सब लोग को डिफरेंट करना चाहिए, फील्ड से अलग होके काम करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब हम डिफरेंट करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करें, ताकि इनोवेशंस के माध्यम से सिर्फ अपने ही नहीं बट आसपास की कुछ लोगों की भी फायदा हो, और ये डिफरेंट तरीके से करने के बाद किसी के जीवन में कोई डिफरेंस लाए। तो अगर हम डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट तरीके से करके किसी के जीवन में कोई डिफरेंस ला सकते हैं, यही इनोवेशंस का डीएनए है। और ग्लोबली भारत ने अभी तक जो क्राइसिस टाइम है, कोविड टाइम पे भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने नया वेंटिलेटर डिजाइन किया है, नया पीपीई डिजाइन किया है, नए मास्क डिजाइन किया है। मैंने खुद कुछ इनोवेटर्स की मास्क यूज की। मतलब ये कोविड के समय में काफी सारी हमने बातें ऐसी देखी कि जब लोग घर पर रहे और जरूरत पड़ी तो लोगों ने काफी कुछ क्रिएटिव काम किया है। तो सिर्फ मैसेज इतना है कि जब जरूरत है तब तो हम, जब मुश्किल की वक्त आती है तब तो हम क्रिएटिव बनते ही हैं, लेकिन क्या हम नॉर्मल वक्त पे भी एक मुश्किल वातावरण को एंटिसिपेट करके देश के लिए, इनोवेशंस के लिए कुछ करें, इकोनॉमी के लिए कुछ करें, वो तब एक कल्चर बनेगा। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास ये कल्चर बनाना बहुत ही जरूरी है, और ये आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, और हम आशा रखते हैं कि आप जैसे लोग जरूर से ये काम आगे करेंगे। समय यहाँ समाप्त हुआ है। देवप्रिया जी, हिरण्मय जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के दिन की आपको शुभकामनाएं। नमस्ते।
તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી છે વિશ્વ સર્જનાત્મકતા અને નવીનતા દિવસ એટલે કે વર્લ્ડ ક્રિએટિવિટી એન્ડ ઇનોવેશન ડે. એના પર કરી છે ચર્ચા. આજના યુવાનોમાં એટલી ધગશ જોવા મળે છે અને સાથે જ આજના યુવાનો જો આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવાનું વિચારતા હોય તો સરકાર તેમને કેવી રીતના મદદ કરતી હોય છે, તેની સાથે સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક આજના સમયમાં કેવા પ્રકારના ઇનોવેશનની જરૂરિયાત છે, ક્યાંક આપના આસપાસમાં જે પ્રકારની સમસ્યાઓ અને જે પ્રકારની પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળતી હોય છે તેને ફાઇન્ડ આઉટ કરીને આપણા આસપાસમાં રહેતી ઘણી વસ્તુઓ વિશે વિચારીને તેનું સોલ્યુશન લાવવું, એ જ ક્યાંક ને ક્યાંક આજના ઇનોવેશનની જરૂરિયાત છે. અને આજના યુવાનો એ કરી શકે તે માટે જે પ્રોપર ગાઈડન્સ તેમને મળવું જોઈએ તે કેવી રીતે મળી શકે છે તેના વિશે પણ આપને જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ત્યારે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.